ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आपको पता है कि बहुत जल्द मतलब 17 तारीख से आपके जो है बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। अब बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पता है कि साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। तो हम उसी के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये जो लाइव सेशन है ये इसी के लिए है। देखो, आपको पता है कि अपन जैसे जो भी अपन लाइव लेते हैं या जो भी अपन करते हैं उसमें अपन क्या देखते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का लाइव भी उसी के लिए है। आज का लाइव का जो टॉपिक है जो रहने वाला है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसा ये नहीं होता कि कोई जो आपको बता रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देखूं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस क्या थे, कौन सा ऐसा पैटर्न था कि उस पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी जने फटाफट अपना जो गुड मॉर्निंग है या जो भी आप कहना चाहते हैं उससे कह के आप अपनी जो प्रेजेंस है उसको वो करो, अटेंडेंस दो। अ, सुमन्यु विश्वा, गुड मॉर्निंग बेटा। अंशराज जी, चलिए। आज का जो टॉपिक है आपको जैसे मैंने बताया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। आपको ऐसा लगता है या जैसे आपके मन में क्या है हवा बन जाता है कि अरे यार ये तो डिफिकल्ट होगा, बोर्ड एग्जाम है तो क्या है, ये है वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल पेपर होता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है तो आपके लिए कुछ भी तकलीफ नहीं है। देखो, वही वाली बात है, कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही आपको आ जाएगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज का लाइव अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज एन एमसीक्यू। देखो, इसके अंदर अपन है ना वही पैटर्न यूज करेंगे। पहले अपन कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ फिर उसके बाद 2 मार्कर्स, फिर 3 मार्क क्वेश्चंस, इस तरह से आगे जाएंगे। एक केस स्टडी है, एक दो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो सब स्टडी करेंगे। देखो, इसका मतलब जैसे अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने 1 मार्क में दिया वो 1 मार्क में ही आ सकता है। जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड एक 2 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है, एक 3 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है और एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपल सी बात है, चाहे वो 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए या 5 नंबर के किसी एक पार्ट में आ जाए, आपको सारी चीजें आती हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, तो मेजर जो चीज है वो आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर जैसे अपन आगे डिस्कस करेंगे तो कि इमेज डायग्राम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस तरह से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इन सब के बारे में अपन ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और सब जने इसका है ना जवाब भी देना शुरू करिए। सुरेंद्र मेहरा जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहला है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑप्शंस हैं, एट द फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से सब जने बताइए मुझे। ये क्वेश्चन किस उस पे बेस्ड है? आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले भी अगर लाइव के अंदर जब भी मैंने इस चैप्टर का लाइव लिया है तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है कि व्हाट इंपॉर्टेंस डज मैग्निफिकेशन होल्ड, कि उसकी वैल्यू से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, और ये उसी बात का सवाल है। इसने अपन को ये दे रखा है कि कॉनकेव मिरर है। अगर ये कॉनकेव मिरर नहीं भी देता तब भी अपन इस चीज को गैस कर सकते थे कि ये कॉनकेव मिरर है। कैसे? क्योंकि मैग्निफिकेशन है +4। +4, 4 का मतलब क्या हुआ, इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज छोटा है। इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 4 गुना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज एच डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h, ये अपन को पता चल गया। प्लस इसका ये वाला पॉजिटिव साइन है, ये मुझे क्या बता रहा है कि इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बड़े साइज की इमेज तो एक ही मिरर बनाता है जो है कॉनकेव मिरर। तो अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता ना कॉनकेव मिरर है, तब भी अपन इस चीज को आसानी से गेस कर सकते थे कि ये कॉनकेव मिरर ही होगा। उसके बाद देखो, बड़े साइज की इमेज तो है ही, उसके साथ साथ ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक बार बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है। यस, अंशराज ने आंसर दिया है ए, एट द फोकस। नहीं बच्चे, ध्यान से फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, दैट इज हाईली एनलार्ज्ड इमेज। सोच के बताओ क्या आंसर होगा। बी,
बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज जो बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ यूज होता है, तो ये यूज कहाँ होता है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, कहाँ यूज होता है। वेरी गुड अनुज भार्गव, वेरी गुड बी, वेरी गुड सुरेंद्र मेहरा मेहरा बी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब मुझे ये लिख के बताओ कमेंट में कि इस चीज को अपन कहाँ यूज करते हैं, दिस प्रॉपर्टी, ये जो एक स्पेशल केस है ना इसका, कि वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज यूज ये जो बनाता है, इसका यूजेज कहाँ होता है, किस जगह इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, लाइट है कहाँ से, एयर से ग्लास प्लेट के अंदर जा रही है, जिस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ लिया है, तो बेटा स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड इन वन मीडियम टू द स्पीड इन अनदर मीडियम। अब यहाँ पर अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है, इसने मीडियम में स्पीड पूछी है। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि क्या होगा आंसर, जब तक मैं बाकी सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। शाबाश, बिल्कुल बेटा सही बात है, डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, Z4। बेटा आपका नाम क्या है, अगर आप मेरे को नाम बताएंगे तो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, डेंटिस्ट मिरर्स में यूज होता है, वेरी गुड। जशनप्रीत सिंह, वेरी गुड। सुरेंद्र जी, वेरी गुड, बिल्कुल डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, शाबाश। आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने दिया है ए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है डी। डी तो बेटा हो ही नहीं सकता, जशनप्रीत, डी कैसे होगा बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास के अंदर तो वो हो ही नहीं सकती, उससे कम ही होगी, उससे कम होगी। अब देखो इसके अंदर एक ऑप्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, ये जो मैक्सिमम नॉन स्पीड है वही कितनी है, 3 × 10⁸, तो ये 4.5 तो हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद अपन वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको मार्क करूं, अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास आएगा v इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय न्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। भाई 1.5 का 2 गुना होता है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, हेमंत आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, अनुज बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, जशनप्रीत समझ में आया क्या आपने कहाँ गलती करी थी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, ओके बेटा, मैं आपका नाम बेंजामिन मान लेता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। देखो, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.5 डायोप्टर एंड इट्स फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ लेंस आर। देखो उसने क्या पूछा है, पावर पूछ के फोकल लेंथ और टाइप ऑफ लेंस पूछ लिया। देखो टाइप ऑफ लेंस तो अपन इसकी पावर की जो साइन है उसी से बता सकते हैं, क्या साइन है पावर का, नेगेटिव। नेगेटिव पावर कौन से लेंस की होती है, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव की। एक चीज जो याद रखने वाली है, मैंने बार बार बताया है कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, लेकिन एक सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है उसकी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन पहले ही हट गया, अब अपने पास बचते हैं 1 2 3। ठीक है, अब इसके अंदर अपन निकाल लेते हैं आंसर क्या आएगा। देखो मैंने जैसे कि बताया पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो f इज इक्वल्स टू 1/p आ जाएगा, कितना आएगा ये 1/2.5, वो भी माइनस का, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये आ जाएगा 10/2.5 नेगेटिव, सॉरी 10
25 दैट वुड बी नेगेटिव, तो एफ की वैल्यू आ गई -0.4। अब बेटा इसका यूनिट क्या लगेगा? मीटर। हमेशा याद रखना, पार डायोप्टर में आती है और पार डायोप्टर में तब आती है जब फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में। तो जब भी मैं इस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालूंगा या इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ रख के पार की वैल्यू निकालूंगा, तो हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में। तो ये कितना है? 0.4 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाबाश अनुज, शाबाश बेंजामिन। नहीं बेंजामिन, गलत हो गया था आपका, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अंशराज वेरी गुड। बेटा मैं अजमेर से ही हूँ हेमंत, आई एम फ्रॉम अजमेर ओनली। ठीक है, वेरी गुड बेंजामिन, इट्स द करेक्ट आंसर। हुश ईरा, ईरा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size as the object? देखो, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी है। ठीक है, अब देखो सेम साइज की, देखो मैं इमेज अगर बनती है तो कौन कौन बनाते हैं, जल्दी से कमेंट में करके बताओ यार, थोड़ा सा ये चीज है ना, मैं पूछना चाहूंगा। अगर सेम साइज की इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो कौन कौन से ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे लेंसेज हैं, या कौन कौन से ऐसे मिरर्स हैं जो सेम साइज की इमेज बनाते हैं? ठीक है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड जश्नप्रीत, आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, इट इज द करेक्ट आंसर। अनुज बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, शाबाश। देखो, लेकिन मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया है, मैंने अभी अभी पूछा था सेम साइज की इमेज कौन कौन बनाता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो इस बाकी इसका आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जब ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन 2f1 पर, तब इमेज बनती है 2f2 पर, वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सेम। चलिए मेरे सवाल का जवाब दिया है अंशराज ने, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, वेरी गुड। और उसके बाद अनुज भार्गव ने दिया है प्लेन। तो इन दोनों के आंसर्स कंबाइंडली मिलाकर के सही होते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों सेम साइज की इमेज बनाते हैं, दोनों की कंडीशन अभी आपको पता है, जैसे 2f1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं तो दोनों ही सेम साइज की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे। साथ साथ अनुज ने जो आंसर दिया है वो भी बिल्कुल सही है कि प्लेन मिरर भी सेम साइज की इमेज बनाता है। अंतर क्या होता है इनमें? प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, और कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस ये कैसी इमेज बनाएंगे? ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे। ठीक है, शाबाश दीवा, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। जशनप्रीत बिल्कुल सही। ओके ईरा, आपका आंसर जो है, आप आंसर तो बताओ बेटा ईरा। वेरी गुड, लेकिन आपने जो ऊपर आंसर दिए थे वो सही थे, शाबाश, नाइस, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A ray of light is traveling from glass to air. The ray will, देखो एक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होता है तो रे ऑफ लाइट के पाथ में डेविएशन आता है, मतलब वो अपने पाथ से भटक जाती है, जिस पाथ पे चलना चाहिए था वो चेंज हो जाता है। जैसे तुम होता है, तुम्हारे साथ होता है ना, कि तुम्हारे साथ अगर जीवन में मान लो तुम्हें किस पाथ पे चलना था? डिसिप्लिन। ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपन व्यवहार बढ़िया रखें, इन सब चीजों पे चलना था, लेकिन जैसे ही कोई असामाजिक तत्व तुम्हारा दोस्त बनता है वैसे ही तुम उस पाथ से भटक जाते हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो पाथ तुम्हें ज्यादा बढ़िया लगता है। तो ऐसे ही जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो उसका पाथ बदल जाता है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब इसने पूछा है कि जब रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर गई, तो ए ऑप्शन है बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, गो अनडेविएटेड मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, रिटर्न टू द ग्लास मतलब उसी के अंदर वापस आ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा बताइए?
बेंजामिन ने आंसर दिया है बी, ईरा ने आंसर दिया है, पहले बी दिया था फिर ए बोला है। उसके बाद अंश अवस्थी ने आंसर दिया है बी, सुरेंद्र ने आंसर दिया है बी, अनुज भार्गव ने आंसर दिया है ए। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ध्यान से पढ़ो, यही होता है। वैसे आप लोगों ने क्या समझा, आपने जब रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था बुक के अंदर, पहले एयर से ग्लास में रे आ रही थी, ठीक है, एयर से ग्लास में रे आ रही थी तो वो कहाँ शिफ्ट हो रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर कहाँ जा रही है, ग्लास टू एयर में जा रही है, तो वो कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मान लो ये है ग्लास, ये है एयर। जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ने के कारण वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, जिसने बी आंसर दिया दैट इज वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब है असर्शन रीजन। देखो बेटा असर्शन रीजन क्या होते हैं उसको पहले समझो। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, रीजन उसको समझाने वाला होना चाहिए। कई बार आपको घुमाने के लिए या कई बार आपको है ना मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, असर्शन में एक लाइन लिखी और रीजन में दूसरी लाइन लिखी जो उसका एग्जाम्पल है। समझ रहे हो क्या बोला, असर्शन में एक लाइन लिखी, रीजन में दूसरी लाइन लिखी जो उसका एग्जाम्पल है। और अपन क्या करते हैं, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, एग्जाम्पल का और रीजन का मतलब यही होता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो असर्शन में लिख दिया लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, ये असर्शन हो गया। रीजन में लिखा कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों में कोई गलती नहीं है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने पास से डेविएट हो जाती है, दैट इज ट्रू, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये भी सही है। लेकिन क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। अगर रीजन में ये लिखा होता कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उसकी स्पीड बदल जाती है, तब ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता, समझे। तो इस तरह से असर्शन रीजंस को आप देखना कि क्या ये एग्जाम्पल है या क्या ये इसका सच में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए पहला असर्शन रीजन शुरू करते हैं। असर्शन, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट और टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग अ स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब बहुत दूर एक बड़ी सी टॉल बिल्डिंग है, उसकी फुल लेंथ इमेज मतलब उसकी पूरी इमेज अपन देख सकते हैं एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब इसका रीजन दिया है अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब ये ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा नजर आता है, ये इस प्रकार से। बिल्कुल, एक बात बताओ, चलिए सबसे पहली चीज तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। क्या एक बड़ी सी टॉल बिल्डिंग की जो इमेज है क्या वो आपके मिरर में बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है। कभी जैसे तुमने अपनी गाड़ी के साइड मिरर्स देखे होंगे तो उसके अंदर जो पीछे की अगर कोई बिल्डिंग होती है या पीछे कोई बड़ी सी चीज होती है उसकी पूरी इमेज आ जाती है आपके मिरर में। ठीक है, अब इसका रीजन जो है इसने ये बोला है कि मिरर जो है इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है एज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसका रेंज ऑफ व्यू ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा एरिया से लाइट इकट्ठी करेगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। क्या ये इस जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होगा उतनी ज्यादा जो जगह है उसकी लाइट जो है उस पर इंसिडेंट करेगी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जगह की लाइट इंसिडेंट करेगी, तो जो अपने पास जो टॉल बिल्डिंग है उसकी पूरी इमेज ये बना सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of this assertion। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाबाश बेटा बेंजामिन, वेरी गुड। दीपक राजपूत, राम राम बेटा जी, शाबाश। अंशराज, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर, इसका नेक्स्ट का आंसर बताना। अब इसको नेक्स्ट को मैं नहीं समझाऊंगा, पहले तुम करना।
देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसने बोला है एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, आई एम सॉरी मैंने लेंस गलत बोल दिया। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये असर्शन है। रीजन में लिखा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो सोचो एक बार, डायग्राम बनाओ, सोचने की कोशिश करो, उसके बाद इसका आंसर बताओ। क्या आंसर होगा ए बी सी डी में से? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, जल्दी बताओ, एवरीवन क्विक। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। अभी एक बार डायग्राम बनाया था, वापस से डायग्राम बना के देखते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा हो गया जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और ये पीछे इसका पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, सेंटर मोस्ट पॉइंट पे अपन बनाते हैं पोल, और यहाँ ये बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बन गया क्या? पोल ऑफ द मिरर। इसको अलग कलर से अपन मार्क करते हैं, ये बन गया यहाँ पर पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो ये देखो, ये ऐसा है ना, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसके पीछे। और इसका फोकस कैसे बनता है? फोकस कैसे आता है कि रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, मिरर पे पड़ी, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके चली गई ऐसे। अब जब मैंने इसको वापस पीछे एक्सटेंड करा, तो पीछे एक्सटेंड करने पर ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आती है, इसी को तो बोलते हैं इसका फोकस। तो कॉन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसका रीजन ये लिखा है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल, दोनों सही है। इसका फोकस क्या इसके पीछे है? बिल्कुल सही है। और इसको क्या मैं पॉजिटिव लूंगा? बिल्कुल लूंगा। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन में अपन ने पढ़ा था, पोल से अगर राइट में जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या असर्शन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्या इसका रीजन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। और क्या ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड जशनप्रीत, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। हाँ जी बेटा, हु 5854, क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज पूछिए। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, आपने ये डाउट पूछा है बच्चे कि अगर कोई बच्चा है, वो क्लासरूम की पहली बेंच पे बैठा है या फर्स्ट रो में बैठा है, तब भी उसको ब्लैक बोर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो उसको क्या हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है? बच्चे एक चीज सोचो, एक चीज समझने वाली है इसमें। मायोपिया क्या कहता है? मायोपिया ये होता है कि एक पॉइंट के पीछे का नजर नहीं आएगा। और हाइपरमेट्रोपिया क्या कहता है कि एक पॉइंट के आगे का नजर नहीं आएगा। मतलब एक बार मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ये थोड़ा सा अपने इस वाले टॉपिक से आगे चला गया है। वैसे अपन ह्यूमन आई का भी रिवीजन जब करेंगे तो उसके अंदर भी अपन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन समझो। एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पर, ये नियर पॉइंट हो गया। ये मान लो ह्यूमन आई है, ठीक है, इस तरह से अपन ने इसको बना लिया। और जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब अगर किसी इंसान को 25 सेंटीमीटर या उसके इस तरफ तक का, यहां इस जगह का नजर ना आए, तो इसको होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसको होता है क्या? हाइपरमेट्रोपिया।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेरे को नजदीक में एक रेंज है वहां का नजर नहीं आ रहा। अब आते हैं अगली चीज पर। अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये जो दूरी है यहां तक नजर आ रहा है, दिस इज द विजिबल रेंज, लेकिन इसके आगे का नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, मायोपिया। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लो फर्स्ट बेंच पे बैठा है और जो बोर्ड है वो उससे 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर है, उसका जो फार पॉइंट है आई का वो मान लो 2 मीटर पे है और बोर्ड जो है वो 3 मीटर पे है, तो उसको मायोपिया है। समझ में आई? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बेंच पर कोई बच्चा बैठा हो और उसको बोर्ड नजर ना आ रहा हो तो उसको हाइपरमेट्रोपिया हो। मोस्ट प्रोबेबली उसको मायोपिया ही होगा, लेकिन वो मायोपिया जो है वो इतना ज्यादा उसकी आंखों को अफेक्ट कर चुका है कि उसकी जो फार पॉइंट है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। हमारी नॉर्मल आई की फार पॉइंट कहाँ होती है, इन्फिनिटी। उस इंसान के फार पॉइंट क्या हो गई, वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गई हो, तो उसके हैवी चश्मा है, हैवी नंबर का चश्मा है। समझ में आया? तो उसको है तो मायोपिया ही। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटा यहाँ पे नाम की लड़ाई नहीं होती है, समझ में आई ना? वैसे तो सब जगह नाम की ही लड़ाई है, क्योंकि शेक्सपियर ने जहाँ लिखा था कि नाम में क्या रखा है उसके नीचे अपना नाम भी लिखा था, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट द थिंग इज, चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फालतू में लड़ो मत। चलो, assertion, a ray of light incident along the normal to the surface of a glass slab passes undeviated and reason है in this case the angle of incidence is 90 degree। तो उसने बोला है a ray of light incident along the normal, along the normal मतलब नॉर्मल के along चल रही है, ठीक है, और वो अनडेविएटेड जाएगी। अब तुम पहले एक बार अपनी अपनी कॉपीज में इसका डायग्राम बना के देखो कि कैसे एक मान लीजिए ग्लास स्लैब बनाया, किस तरह से नॉर्मल के अलोंग जो है वो इंसिडेंट रे आ रही है। पहले एक बार उसका डायग्राम बनाओ और फिर इसका आंसर दो मेरे को कि क्या होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, बेटा इट इज नॉट कंपलसरी, वैसे वो आपको जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर देगा आपको कि है ना कितना डिस्टेंस है। ठीक है, बिकॉज वो फिर एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, या तो फिर वो ये बोल दे कि बच्चा जो है वो लास्ट बेंच पर बैठा है। अब लास्ट बेंच पर बैठा है तो जाहिर सी बात है मायोपिया है, लेकिन फर्स्ट बेंच पर अगर बैठा है तो वो उसके अंदर फिर एम्बिग्विटी वाला केस, और ऐसे क्वेश्चन कभी बोर्ड देता नहीं है। ठीक है, चलिए अंशराज एंड बेंजामिन एंड एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द आंसर? सबसे पहले तो पहला चीज का अपन करते हैं, पहली तो अपन एक ग्लास स्लैब बनाते हैं। नहीं, ये वाले कलर से नहीं, ये वाले से बनाएंगे। ये ग्लास स्लैब बनी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है ये इसकी नॉर्मल है, और अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये ऐसे ही आ रही, अलोंग द नॉर्मल ही लाइट रे आ रही है, तो ये ऐसी आएगी और ये बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी। आप एक चीज हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्शन के केस में, या ऐसे बोलूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो उसके पाथ में वेरिएशन कब नहीं आएगा, या कब वो जैसी है वैसी चली जाएगी, जब वो अलोंग द नॉर्मल चल रही हो। समझ में आई बात? तो इसका पहला असर्शन जो है वो तो ट्रू है, मतलब असर्शन जो इसने बोला है वो बिल्कुल सच है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब पासेस अनडेविएटेड, ये बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी सही बात है। इसने बोला है इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है क्या? देखो ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल है किसके साथ, ये तो सरफेस के साथ एंगल है। नॉर्मल के साथ एंगल अभी इसका कितना है, नॉर्मल के साथ एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 0 डिग्री। इट इज नॉट 90 डिग्री। भाई दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर रही है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो स्टेटमेंट है या जो रीजन है वो क्या हो गया है अपना गलत। तो इसका आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, तो इसका आंसर होता ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2 मार्क क्वेश्चंस।
ठीक है, अब इसके अंदर 2 मार्क क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिख के भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आप उसको इफेक्टिवली लिख करके आंसर्स जो है उसके अंदर मार्क्स गेन कर सकें। बिकॉज कई बार होता क्या है, अपन आंसर तो सारे जानते हैं, लेकिन कई बार लिखना हमें कैसे है वो चीज समझ में नहीं आती और उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, सुरेंद्र बेटा बी नहीं है, अंश अवस्थी बी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इसके पहले वाला जो आंसर था, असर्शन रीजन था, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाई डज अ कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज व्हाइल अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट। ठीक है, तो पहली चीज तो रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, पहली चीज रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है वो इमेज जो तब बने जब लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में अगर लाइट रेज मिल जाए तो जो इमेज बनेगी वो बनती है रियल इमेज। ठीक है, और अगर वो वर्चुअली मीट कर रही हो तो बनती है वर्चुअल इमेज। अब इसके अंदर ये बोला गया है अपन को कि एक कॉनकेव मिरर है जो रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है, तो अपन इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका आंसर जो है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड when rays of light actually meet after reflection और रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहली चीज तो अपन ने ये लिखी कि भैया रियल इमेज बनती कब है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, फिर इसके बाद लिखेंगे कॉनकेव मिरर। अब इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर, एरो लगा के लिख दिया कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर हो गया। फिर आगे एरो लगा के लिख सकते हैं हेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन rays of light actually meet and forms real image। ठीक है, और फिर नीचे लिख देंगे कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया कि ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डज नॉट actually meet and hence forms virtual image। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अपन ने 2-3 जानकारी एक साथ दे दी। पहली जानकारी अपन ने क्या दी कि ये रियल इमेज बनती कब है। भाई क्वेश्चन में पूछा ही है कि रियल इमेज कॉनकेव मिरर क्यों बनाता है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बनाता। तो सबसे पहली चीज अपन ने जानकारी क्या दी कि रियल इमेज बनती कब है, भैया तब बनती है जब सच में लाइट मिलती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। बता दिया कि कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर ऐसी बात है एक्चुअली में रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ट करके एक जगह मिला सकता है, इसलिए ये क्या बनेगा, रियल इमेज बना सकता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है तो जाहिर सी बात है ये फैला देगा रेस को, फैला देगा रेस को, तो एक्चुअली में वो मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो रियल इमेज बनेगी नहीं और हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। सीधे ठीक है बच्चों।
अंशराज ने बिल्कुल सही सही जो है आंसर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर बेटा रियल इमेज बनाता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता। शाबाश, गुड। हेलो रौनक, कैसे हैं आप? भूमि, बिल्कुल आप पूछिए बेटा, क्या आपको डाउट है, बिल्कुल पूछिए। चलिए, अगर आपका ये जो भारत मिलाप है, भारत मिलाप नहीं है, ये भारत मिलाप है, गुजरात बिहार, ये खत्म हो गया हो तो पहले क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये कर लिया, अब अगला क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाई डज अ रे बेंड व्हेन इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, एक्सप्लेन यूजिंग रिफ्रैक्शन। कहाँ, क्या क्या पूछा है बताओ। कि जब रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों हो जाती है, रिफ्रैक्शन की मदद से एक्सप्लेन करना है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं, इसका आंसर तुम खुद बताओगे ढंग से, जल्दी करो। भावना बेन, अच्छा, यू आर रौनक फ्रॉम बिहार। यार रौनक, तुम पहले गुजरात से थे, अब तुम बिहार के हो गए हो, वाह वाह वाह, ऐसे कैसे। हाँ बेटा पूछो। एंड बेटा भूमि, आपको जो भी डाउट है बिल्कुल आप पूछिए, और सबसे पहले इसका जवाब दो सब जने। चलिए जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसने पूछा, अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया भी है, जब अपन ने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे उसके अंदर मैंने इसका आंसर बताया है। व्हाई डज अ रे बेंड व्हेन इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, क्यों करती है। एक आंसर आया है मेरे पास। आर बेंड व्हेन इट एंटर्स डेंसर मीडियम बिकॉज ऑफ टू रीजंस, चेंजिंग इन वेवलेंथ, सेकंड चेंजिंग इन स्पीड। देखो बेटा एक चीज सुनो, ठीक है। हमेशा ये चीज जो है ध्यान रखना कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, बेंडिंग उसके कारण होती है, ठीक है। अब जब भी देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, तुम्हारे वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन तब भी अब तुमने आंसर में लिखी है ये बात तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। स्पीड बराबर होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी भी वेव की, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स नहीं बदल रहा तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी लेकिन स्पीड बदल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही है, स्पीड बदल रही है, तो जाहिर सी बात है किसको बदलना पड़ेगा, वेवलेंथ को, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। अब उस स्पीड चेंज के कारण लाइट में बेंडिंग आती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट की बेंडिंग दो कारण से हो रही है, कि स्पीड भी बदल रही है और वेवलेंथ भी बदल रही है, नहीं। स्पीड बदलती है इसलिए लाइट रे बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब स्पीड के बदलने के कारण वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, वो बात कुछ और है, ठीक है। सो व्हाई डज द रे बेंड व्हेन इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट द राइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना देंगे, ठीक है। इसने बोला नहीं है डायग्राम बनाने को, लेकिन तब भी हमारी जो एक वो है ना कि डायग्राम बना के आएंगे, डायग्राम बना देंगे, कुछ भी नहीं है। एक लाइन खींची, यहाँ बना दिया मीडियम वन, दैट इज नीचे लिख दिया रेयरर, यहाँ लिख दिया मीडियम टू, दैट इज डेंसर, यहाँ बना दी एक नॉर्मल, इसके ऊपर एक लाइन बनाई, इसको लिख दिया इंसिडेंट रे, और यहाँ लिख दिया इंसिडेंट रे, ठीक है, साफ साफ तरीके से। अब ये बेंड होके इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, ये लिख दिया रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ लिख दिया एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, दैट्स ऑल। छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं, अगर तुमने डायग्राम बना दिया ना तो कई बार टीचर्स डायग्राम को देख के नंबर दे देंगे, आपकी कॉपी के अंदर आपने जो सेंटेंस लिखे हैं उसको देखेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब उनको पता है कि बच्चे ने डायग्राम सही लिखा है, सही बनाया है, इसके अंदर सारी चीजें सही मार्क करी है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी बिल्कुल सही होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें
कि डायग्राम, यानी ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ना जिसमें आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें डायग्राम्स को यूज करो, दे विल ग्लोरीफाई योर कॉपी। बहुत ही बढ़िया आपका इंप्रेशन जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली फिजिक्स, नॉट ओनली साइंस, नॉट ओनली केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जहां पर आप चार्ट्स की मदद ले सकते हो, जहां जहां पर आप अलग अलग शेप्स की मदद ले सकते हो चीजें डिस्क्राइब करने के लिए, वहां पे यूज करा करो। बहुत अच्छा होता है जहां जहां डायग्राम बना सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट में किसी चीज को बता सकते हो, पॉइंट वाइज किसी चीज को बता सकते हो, वो वहां पर वो सब चीजें करा करो, उससे नंबर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पॉइंट वाइज चीजों को पढ़ना आसान है। पॉइंट चेक पॉइंट्स नहीं होते, वैसे अगर काम करते हैं तो अपना काम भी तो आसान होता है, तो ऐसे अगर आप चेक पॉइंट्स की मदद से पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखोगे तो उसको जो भी आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपीज चेक करेगा, उसके लिए वो आसान होगा और उसके नंबर भी बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। देखो ये सीधे सीधे डायग्राम्स भी आ जाते हैं, कई बार आपसे पूछे गए हैं। सीधे ना पूछ के ऐसे ही बोल दे, ड्रॉ एन इमेज डायग्राम फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल दे कि इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल दे ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से सवालों को पूछा जा सकता है। बट द थिंग इज कि इमेज डायग्राम्स, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेज डायग्राम आपको याद रहेंगे, आपके आंसर्स आसानी से आएंगे, आपके न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। हर न्यूमेरिकल के बाद इमेज डायग्राम बनाओगे तो उस चीज के नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैडम उसमें 4, या जो एग्जामिनर है उसमें 4 या 5 नंबर देगा, नहीं। लेकिन यही इम्पैक्ट, ये जो आपका इम्प्रेशन होता है ना, ये बड़े काम की चीज होती है बेटा। कोई अगर मान लीजिए जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, जो आपको लगता है कि डिसेंट इंसान है, जो आपको लगता है कि मान लीजिए बढ़िया बंदा है, मिलनसार है, फ्रेंडली नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके प्रति थोड़े से क्या हो जाते हो, सॉफ्ट हो जाते हो, आप उसकी ऑटोमेटिकली हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज व्हाट इंप्रेशन डज। सिमिलरली आपकी कॉपी का भी इंप्रेशन होता है। अगर आपकी कॉपी का इंप्रेशन बढ़िया जा रहा है, कि मतलब बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, डायग्राम्स ऑन द पॉइंट है, और उसके बाद उसके जो डिफरेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं टेबुलर फॉर्मेट में है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चे ने प्रेजेंट करी है, राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो उस चीज़ का भी इंप्रेशन जाता है। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा अंशराज, इट्स ओके, मुझे भी पता है आप थर्ड का कमेंट नहीं लिख पाएंगे, बट टेल मी, डिड यू नो इसका जो इमेज डायग्राम है वो क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए जब तक मैं आपको बना के दे देता हूँ। इसने बोला क्या है, कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट का रखा है एफ एंड पी के बीच में, तो जाहिर सी बात है इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ये बना लेते हैं अपन कॉनकेव मिरर, इस प्रकार से ये बन गया। ये बनाया इसका अपन ने प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। अब एक चीज इमेज डायग्राम बनाते वक्त हमेशा याद रखना, पोल बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, और फोकस जो है वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में बनाना। भी अपन ने रिलेशन पढ़ा भी है ना। एक बात बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। और अपन को पता है फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। पता है कि नहीं पता है? तो अपन डायग्राम्स में भी अगर इस चीज को यूज करेंगे तो अपने जो आंसर्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो एक बार में सही से ना हो जाएंगे। वेरी गुड अंशराज, वेरी गुड। चलिए मैं एक बार आप सभी को मैं भी डायग्राम बना के बता देता हूँ। तो अभी मेरे पास स्केल नहीं था, तो मैंने रैंडमली, मतलब थोड़ा सा देख करके कि है ना, अंदाजे से मैंने इसको बीच में बना दिया है। चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आप एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने जो कॉपी है उसमें रंग बिरंगे पेन मत यूज करना। आपको क्या अलाउड है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, फिजिक्स में तो जब भी डायग्राम बनाओ सब कुछ पेंसिल से बनाना, सब कुछ पेंसिल से। मार्किंग शुड बी इन द पेंसिल, द डायग्राम शुड बी विद द पेंसिल, पेन शुड नॉट बी यूज्ड इन द डायग्राम और इन केस ऑफ ग्राफ्स एज वेल। ठीक है। फिजिक्स में सच तुम्हारे जो रेजिस्टेंस और करंट का ग्राफ है वो आ सकता है, बट इसके अलावा ग्राफ नहीं आएंगे। बट तब भी एडवाइस है
या ये ग्राफ में और जो डायग्राम्स है उसमें पेंसिल के अलावा कुछ भी यूज मत करना। चलिए अपना ऑब्जेक्ट ये रखा यहाँ पर, ठीक है। अब एक रे आई, इंसिडेंट रे, ये रही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फ्रॉम द फोकस, ये आ गई ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एरो बना दिए जाने का, ठीक है। एरो बनाना मत भूलना, एरो बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर एक रे आई, ये आई यहाँ, ठीक है। जितने एंगल से यहाँ पर टकराई है उतने एंगल से टकरा के इधर आ जाएगी। ये बन गया कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ये ऐसे। अब मुझे पता है, दिख भी रहा है कि दोनों रे डाइवर्ज हो रही है, इसमें डाइवर्ज हो रही है, जाहिर सी बात है इधर जाके मिलने से रही है। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, अब पीछे एक्सटेंशन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डॉटेड लाइन। हमेशा याद रखना, मिरर के पीछे या वर्चुअली जब अपन रेस को एक्सटेंड करेंगे लेंसेज के या मिरर के केस में, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, डॉटेड लाइन। अभी कहाँ जाके मिल रही है, उधर जाके मिल रही है, वहां बना देंगे अपन इमेज। ये बन गई इमेज, ठीक है। अब चीजें लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, तो ये इमेज में हो जाएगा पॉइंट ए डैश ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा पॉइंट बी डैश। तो नीचे लिखेंगे या साइड में कहीं पे भी जगह हो वहां लिखना, ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है आपका इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन, सॉरी कैपिटल एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कैसा है, बड़े साइज की है तो आप मैग्नीफाइड लिख दो या एनलार्ज्ड लिख दो, दोनों ही सही है। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ इमेज, ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सारी चीजें अपन लिख देंगे, अपना आंसर बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन था, बस इसके अंदर ये चीज है, डायग्राम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम हो। एरोज मार्क करना मत भूलना, इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्लेक्टेड रे के लिए। उसके बाद मार्किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, फिर यहाँ लिख दिया, पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्लियर आ रही है आवाज, अब क्लियर है, ठीक है। अब आप अगर नहीं आए वापस से आवाज क्लियर तो प्लीज मुझे बताना जश्नप्रीत बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ इज इट रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसका रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया से कैसे होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से आता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को नाम देते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें क्या समझाती है कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। कैसे समझाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, म्यू 2 1। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, v1/v2। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, v2/v1, ठीक है। तो sorry, what is refractive index? A define refractive index, it is the ratio
of sine of angle of incidence to a sine of to the sine of angle of refraction and it is a constant for a given pair of media. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, तो इसकी वैल्यू से अपन डिसाइड करते हैं कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा मीडियम रेयरर है. कैसे पता चलता है? कि पता चलता है कि μ21 बराबर होता है v1/v2 एंड μ12 बराबर होता है v2/v1 से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन पुट इन वाटर. कुछ नहीं है, सिंपल है. जब हम इसको पानी के अंदर रखते हैं तो मीडियम में बदलाव के कारण लाइट रे बेंड हो जाती है. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. अब उस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें जिस पॉइंट पर पेंसिल यानी वो जो जो इंटरफेस है वाटर और एयर का, उस पॉइंट से हमें पेंसिल बेंड या टूटी हुई नजर आती है. सिंपल. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अ कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ये इसके अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. स्टेट द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वाई इट इज यूज्ड इन दैट वे. ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. अब इसके अंदर क्या पूछा है, वाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर. बताओ भाई क्यों प्रेफर करते हैं अपन रियर व्यू मिरर को. वेरी गुड अंशराज, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है. अब इसका भी जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा. क्या आंसर आएगा? Why is a convex mirror preferred as a rear view mirror? प्लीज जल्दी जल्दी आंसर बताओ सर बेटा. एवरीवन. बेटा बेंजामिन, वेयर आर यू? सुरेंद्र, आंसर. बिल्कुल अंशराज, वेरी गुड. देखो इसके दो कारण होते हैं. कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. और दूसरा जो रीजन अंशराज ने दिया है, इट हैज अ वाइडर रेंज ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू. रेंज या फील्ड ऑफ, दोनों ही आंसर यानी दोनों इसके दोनों रीजन है, अपन दोनों लिखेंगे. देखो पहली चीज कि ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी सी इमेज बना देगा छोटे से मिरर में. तो छोटे से मिरर में बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज देख सकूंगा मैं, आसानी होगी मेरे लिए. तो मिरर भी मुझे छोटे लगाने पड़ेंगे और आसानी होगी देखने के लिए. ठीक है, और दूसरी चीज इसका रेंज ऑफ व्यू ज्यादा है. रेंज ऑफ व्यू ज्यादा है तो ज्यादा एरिया की इमेज बना के देगा. ज्यादा एरिया की इमेज बना के देगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा एरिया का मुझे आइडिया लगेगा कि भाई कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है कहाँ कम है. मतलब जो रियर व्यू मिरर है पीछे के ज्यादा एरिया को मैं कवर कर पाऊंगा और उसको मिरर में देख पाऊंगा कि भाई किस तरह से गाड़ी कहाँ से आ रही है, क्या नहीं है, कैसे है. ठीक है, तो इसके दो रीजन होते हैं. पहला रीजन होता है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. और दूसरा रीजन होता है दैट इज इट हैज अ वाइडर रेंज ऑफ व्यू. ठीक है, शाबाश. बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल आपने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है. शाबाश बच्चों, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस. बताओ भाई सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करते हैं और उससे अपन कैसे हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं. जल्दी जल्दी बताओ एवरीवन. पहले तो ये बताओ सोलर सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, जल्दी बताओ बेटा. कौन सा मिरर यूज होता है? वेरी गुड बेटा बेंजामिन, वेरी गुड अंशराज. कॉनकेव मिरर, शाबाश, वेरी गुड. सोलर फर्नेस में यूज क्या होता है? कॉनकेव मिरर.
ठीक है, तो विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू डिजाइन द सोलर फर्नेस? कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ सोलर फर्नेस। अब उसके बाद इसने पूछा है एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड। तो इसके अंदर कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अब सुनो। यहां लिखेंगे कॉनकेव मिरर इज, यानी ऐसे कन्वर्जिंग मिरर होता क्या है, द रेज ऑफ लाइट coming from the sun are converged at a particular point in the solar furnace surface, solar furnace, ठीक है। हेंस ड्यू टू कन्वर्जन या कन्वर्जिंग ऑफ मल्टीपल rays by multiple mirrors, कैसे लिखें, by multiple concave mirrors high temperature is obtained। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका वाला रे डायग्राम, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिखा और इसके साथ साथ इसका वाला रे डायग्राम बना दिया, जिसके अंदर अपन ये बताएंगे कि भाई इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर द कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सोलर कुकर में बिल्कुल, सोलर फर्नेसेस हुई, सोलर कुकर्स हुए, बिल्कुल इसके अंदर यही यूज होते हैं। शाबाश, वेरी गुड अंश अवस्थी, वेरी गुड अंशराज, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं सबने, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, डिस्क्राइब कैसे करना है, ऐसे करना है, और इसके नीचे अपन क्या बनाएंगे, रे डायग्राम ऑफ द कॉनकेव मिरर, जो अपन ऐसे बनाते हैं ना, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके बनाइएगा। ठीक है, ये बनाया मिरर, मैंने रफली डायग्राम बनाया है, तो ये मत करना कि जैसा सर ने बनाया था वैसे ही बना दिया, पिटाई लगा दूंगा मेरे को पता चल गया तो। ये बनाया, अब इससे अपन ने रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे कन्वर्ज कर रही हैं, इस तरह से रेज ऑफ लाइट आई। ठीक है, द आंसर इज देन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइम, सॉरी, the magnification produced by a spherical mirror is -3, list the 4 information you obtain from this statement about the mirror slash image। अब देखो, इसने बोल, आपको याद है अभी अपन ने पहला क्वेश्चन जो करा था वो भी इसी पे बेस्ड था, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, एक मिरर है जिसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई है वो है -3, -3m मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -3, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 जो है मतलब इसकी वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 गुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज पढ़ते ही क्या दिमाग में आएगा, या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बोला है, तो जाहिर सी बात है कौन सा मिरर यूज करा है अपन ने, कॉनकेव मिरर। ठीक है, लिस्ट द 4 इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर एंड इमेज। तो बस कुछ नहीं है, 4 इंफॉर्मेशन देनी है। पहली बात, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात, इमेज इज मैग्निफाइड, द हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, इट
द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। चौथी बात क्या लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वैल्यू दी है। आपको आंसर कहाँ से पता करना था, अपने इमेज डायग्राम की इंफॉर्मेशन से। मैं आपको काउंटलेस टाइम्स बोल चुका हूं इस चैप्टर में इमेज डायग्राम से आसान कुछ नहीं है और इमेज डायग्राम से इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और जैसे इमेज डायग्राम याद हुए, ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही चुटकियों में हुआ करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया अंशराज, वेरी गुड बेंजामिन, वेरी गुड सुरेंद्र, शाबाश, नाइस, बिल्कुल सही आंसर्स हैं आप सबके। तो इस तरह से इमेज डायग्राम्स को अगर अपन पढ़ के रखेंगे, उनको दिमाग में छाप लेना है बस, उसके अलावा सारे आंसर्स आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर द 3 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सिंपल सा है। मैं डायग्राम ये है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो अपन को कुछ नहीं बोला है इसने, 3 रे डायग्राम बनाने को बोले हैं और उसने बोला है कि रे कुछ पर्टिकुलर पाथ से जा रही है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से या कुछ पर्टिकुलर पाथ से ट्रेवल कर रही है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो बनाने हैं। पहली है स्ट्राइक एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल ए फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। याद है तुम्हें, ऐसा बनाया था, ये बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आ गया पोल, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया एफ। ये रे ऑफ लाइट सीधे आती थी ऐसे, ये ए बन गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जाएगी और ये भी कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। याद है, बिल्कुल आसान सा टुच्चा सा क्वेश्चन है। लेकिन क्या है ये, यार रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से पहले उसके जो रूल पढ़े थे वही है, तो क्या इसमें कोई अंतर है क्या यार? नहीं, बात वही है, जो आपने सीखा है वही पूछा है इसने, बस पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। बात वो सेम ही पूछेगा, मैं कान ऐसे पकड़ूं या यूं घुमा के पकड़ूं, बात तो सेम ही है ना, खिंचेगा तो तुम्हारा कान ही। ठीक है, तो वही वाली बात है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेंजामिन, आप आराम से बोलिए, आराम से भेजिए आपका डाउट जो भी है। ठीक है, अपन इसको क्लियर करेंगे और लेक्चर के अंत तक आप भेज दीजिए। अगर आप बाद में भी अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट भेज देना, मैं देख लूंगा और मैं उसको जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको जो भी डाउट है आराम से आप भेजो। चलिए, अगला क्या है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस मतलब ऐसे आ रही है कि ये फोकस की तरफ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी, पैरेलल, एंड इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आई है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आ जाएगी। सिंपल, और कुछ नहीं है, ये आसान से केसेस है। मैंने ये एक ही डायग्राम में बनाया, तुम्हें 3 अलग अलग डायग्राम बनाना है, इस बात का याद रखना है ना। ऐसे में सोचना कि सर ने एक ही में बना दिया था हम भी एक ही में बना के आएंगे, ये गलती मत करना। ये अलग अलग 3 डायग्राम बनेंगे, आपको अलग अलग तीनों डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, बस डिस्कशन मैंने या जो जो भी मैंने बताया वो आपको एक ही डायग्राम में बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कॉन्केव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ड्रॉ द इमेज डायग्राम ऑफ द गिवन केस। चलो, तो अब इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इस न्यूमेरिकल को लिखना है, अपन किस तरह से चीजों को लिखें कि आगे अच्छे से कर सके। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज किसी भी न्यूमेरिकल में जो लिखनी होती है वो होता है उसका गिवन। गिवन, तो गिवन में सबसे पहली चीज इसने अपन को क्या बोली है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तो अपन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया और इसने बोला है कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले गिवन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया है माइनस 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और अगर मैं पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो साइन क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
इसने फोकल लेंथ दी है अपन को कितनी, 15 सेंटीमीटर, और इसने बोला है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल लेंथ क्या है, कौन सा साइन लग जाएगा, नेगेटिव, आई नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस होता है के सामने होता है। ठीक है, अब ये U और F दे रखा है, मैं इसी से बता सकता हूं कि मेरे इमेज का दूरी कितनी होनी चाहिए, इमेज किस नेचर की बननी चाहिए। इसने पूछा क्या, अपन से पूछा ये है डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन और नेचर बताना है, मतलब कि बताना है कितना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी, इमेज डिस्टेंस कितना है एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है। अब अगर मुझे नेचर ऑफ इमेज बताना है तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज निकाल तो पॉजिटिव आएगा, तो वर्चुअल नेगेटिव आएगा, तो ये या फिर मैं कैसे निकालूं, मैग्निफिकेशन से। वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं दी है, तो जाहिर सी बात है यू और वी की मदद से मैं एम निकालूंगा, तो मैग्निफिकेशन निकाल के मैं निकाल सकता हूँ। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो जाएगी, नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो अपन देखते हैं। बेटा नॉट है ना बच्चों, एक बार वापस से बताओ। वेरी गुड अंशराज, आपने आंसर निकाल के दिया है, शाबाश। बट आई एम आस्किंग एवरीवन, अंशराज एंड एवरीवन, बताओ क्लियर रहा है। इफ इट इज नॉट क्लियर देन मैं और वो करता हूँ। ठीक है, एक बार बताओ क्लियर है कि नहीं, तो आगे सॉल्व करें। तो सबसे पहले अगर इसने इमेज डायग्राम को बनाने को बोला है, चाहे नहीं बनाने को बोला हो, हम तो बनाएंगे, तो क्योंकि हमारे लिए है कि भैया बनाना आना चाहिए। मेरे हिसाब से अब सही हो गई होगी, है ना, एक बार देखो कमेंट्स में बताओ बच्चों, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे अपन एक बार इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब एक बार अपन करते हैं सॉल्व आगे। चलिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि चाहे अपन को इमेज डायग्राम बनाने के लिए बोला है चाहे नहीं बोला है, अपन को तो इमेज डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, तो चलिए ये बनाते हैं। सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसका बनाया अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस, रुको, इसका बनाया अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसका बनाया पोल, फिर बनाया यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बनाया इसका फोकस। ठीक है बच्चों, अब क्लियर है ना आवाज, चलिए वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो इसका बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। यार देखो, अगर फोकल लेंथ अपन को 15 दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, इसके पीछे। ठीक है, तो पहले अपन इसकी इमेज डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे इसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये रहा, वैसे तो ये इमेज डायग्राम अपन ने अभी अभी जस्ट बनाया ही था एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है। फिर उसके बाद आई रे ऑफ लाइट अपन मान लीजिए ऐसे आ रही है, लाए करी प्लेन पोल पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ से कुछ, यहाँ से ये कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ से ये कुछ ऐसे जा रही है, जिस पॉइंट पर आके ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पर बन जाएगी अपनी इमेज।
ठीक है, ये हो गया अपना इमेज डायग्राम कंप्लीट। अब ये एरो, ये एरो, ये एरो, ठीक है, इसके अंदर मार्किंग्स भी कर देते हैं। पहले चीज ए बी, ए डैश, बी डैश, ठीक है। नेचर वेचर सब कुछ अपन बाद में बनाएंगे, लिखेंगे जब ये सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके आगे लिखते हैं सॉल्यूशन। ये तुम जो मैं सब कर रहा हूं ना बेटा, अपन इसको 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते थे कि फटाक से यूं चुटकी बजाए सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहले चीज लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज या पुटिंग द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। इसको मैं इस तरफ लाके सॉल्व कर रहा हूँ, तो आ जाएगा -1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/10। इस 1/10 को इधर ले आओ तो 1/v की वैल्यू आएगी 1/10 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -2। तो मेरे पास v की वैल्यू 1/v इतना आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी। क्यों पॉजिटिव आनी चाहिए थी? क्योंकि v जो है वो मेरा बिहाइंड द मिरर जाएगा, राइट में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। शाबाश सुरेंद्र, बाकी सब जने वेरी गुड। अंशराज वेरी गुड बच्चों। हेलो बेटा मोहित, कैसे हैं आप? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड। आप लोगों ने बहुत सही आंसर्स निकाल लिए, वेरी गुड। तो इसकी v की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब निकाल लेते हैं अपन मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन m बराबर होता है -v/u। m बराबर -30 आया और u की वैल्यू कितनी है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई? +3। m की वैल्यू +3 आई। सो द पॉजिटिव साइन ऑफ m shows images virtual and erect, ठीक है। चलो अब फटाक से अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में आवाज के चक्कर में बहुत टाइम अपना चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it is always virtual and diminished, state the type of the mirror, draw any ray diagram in support of your answer। एक मिरर है जहां पर मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दूं वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, तो कौन सा मिरर होगा? सर सिंपल है, देखो वर्चुअल इमेज दो प्रकार के मिरर बनाते हैं। पहला है कौन कॉनके कॉन सॉरी कॉन्वेक्स, दूसरा है कौन प्लेन। लेकिन प्लेन मिरर इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉलर साइज इमेज बनाता है। तो इसलिए वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बोला है ना, तो जाहिर सी बात है कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब अपन ने कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बहुत सारे दो रे डायग्राम्स होते हैं, तो उसी दोनों में से कोई से भी एक रे डायग्राम को अपन बना देंगे और उसके बाद अपना काम कंप्लीट, ठीक है। चलिए शाबाश बेटा अंशराज, वेरी गुड। हेलो सृष्टि, हेलो मानिक राजपूत। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा। A spherical mirror produces a magnification of -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. Write the type of the mirror, find the distance of the image from the object. What is the focal length of the mirror? Draw a ray diagram to show the image formation in this case। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम टुच्चा सा सवाल। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में ABCD या 1 2 3 4 करके चारों के आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजो, ठीक है।
बेटा फालतू मस्त, फटाफट आंसर बताओ इसका। स्फेरिकल मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन है -1। मैग्निफिकेशन -1 हमें क्या सजेस्ट करती है? इमेज। इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 जो वैल्यू है वो क्या शो करती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या है? सेम। तो रियल इमेज सेम साइज की कौन बनाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कौन बनाता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड? देखो, इसके अंदर सेम साइज की इमेज जो है वो दो मिरर बनाते हैं। एक मिरर है कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इसने बोला है रियल इमेज कौन बना रहा है। इसका पहले का आंसर, राइट द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड, पहले का आंसर आ जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज का ऑब्जेक्ट से दूरी बताओ जल्दी कितनी होगी? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा बेंजामिन, आपने सारे आंसर्स दिए और सारे करेक्ट दिए, शाबाश। वेरी गुड सोनू, कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। अंशराज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब 50 सेंटीमीटर पे, जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तब दोनों ही सेम पॉइंट पे बन रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 0। इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? यार बहुत आसान सवाल है। 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 50। तो फिर फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? आधी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, वाई? बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगला, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बहुत आसान है, मैं रफली बना देता हूँ यहाँ पर, आप फेयरली अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ये बनाया, रुको, ये बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आ गया पोल, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आ गया फोकस। ठीक है, ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट, और यही बन गया क्या? इसकी इमेज। दोनों का साइज क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अच्छे। अब इसके अंदर रेस बना दो। ये रे ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। ये रे ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, जहां मिल गई वहां रे बन डायग्राम बन गया। ठीक है, आसान सा है इसका रे डायग्राम। चलिए, ठीक है। वेरी गुड सुरेंद्र, आपने सही आंसर दिया, शाबाश। सही आंसर दिया। बेंजामिन ने सारे ही आंसर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब आगे। List two possible ways in which a concave mirror can produce a magnified image of an object placed in front of it. State the difference, if any, between these two images. भाई, कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, तो बताओ कि कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे ये ऐसा कर सकता है, और अगर इन केसेस में कोई डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस होगा ये बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड बेटा अंशराज, बेटा बेंजामिन, बेंजामिन कैसे सही बोले हैं। अंशराज आपने भी बेटा, नहीं, एक केस एक केस में हाईली मैग्नीफाइड इमेज है, एक्चुअली वो इमेज तो बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, बेंजामिन ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, शाबाश, वेरी गुड।
अंशराज आपका एक पार्ट तो सही है, एक पार्ट में गड़बड़ है। देखो, कॉनकेव मिरर है, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो दोनों केसेस लिख लेते हैं। पहला केस क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तब, और दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस एंड पोल के बीच में। अब इसके अंदर सर आप बोलोगे सर मैग्नीफाइड इमेज तो तब भी बन रही है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, वो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। कभी का इन्फिनिटी तक पहुंचे हो तुम, नहीं। कोई पहुंच सकता है, नहीं। कोई देख सकता है उस इमेज को, नहीं। तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे यही दो केस आएंगे, एक तो पहला है केस सी एंड एफ, दूसरा है एफ एंड पी के बीच में। समझ में आई बात? ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, अब इसने पूछा है कि इसके अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो बताओ। देखो बेटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इसने एक ही चीज पूछी है, यानी बहुत ही टुच्ची सी चीज पूछी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो दोनों केसेस हैं, दोनों के अपन इमेज डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर इमेज डायग्राम बना के अपन इसके अंदर डिफरेंसेस लिखेंगे। क्या डिफरेंसेस है भाई, जब सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, और जब एफ एंड पी के बीच में है तब इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा रियल इन्वर्टेड इमेज मिरर के सामने बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे बनेगी। ये तो खैर सेकेंडरी है, अगर अपन को लिखना है तो लिख सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपको ये चीज पूछी है तो इसके अंदर आप इमेज डायग्राम बनाइए और उसके बाद आंसर लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको ध्यान से पढ़ो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब जने इसको सही करेंगे, लेकिन कभी कभार बच्चे इसको पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। शाबाश बेटा, कट इन रियल वर्ल्ड और ये सब एक्चुअली नॉट कट इन रियल वर्ल्ड, इसको लिखने की बजाय अपन सीधा लिखेंगे the ray of lights converge at a point and hence they form a real and inverted image, and the ray of light इस केस में they appear to meet behind the mirror and they form a virtual and erect image। ऐसे लिखेंगे, है ना? चलिए शाबाश, अब ये बताओ, ए बी एंड सी डी टू स्फेरिकल मिरर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल बॉल विद इट्स सेंटर ओ एज शोन इन द डायग्राम। देखो ये रहे, ये एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर दो हिस्से हैं ए बी और सी डी। ठीक है, इसका सेंटर है ओ। इफ आर्क ए बी, इसने बोला है ये जो लेंथ है ना, ये आर्क ए बी, ये वाली जो लेंथ है ये आधी है आर्क सी डी से, इसकी सी डी की लेंथ से आधी है, मतलब ये वाली आर्क इस वाली आर्क से आधी है। तो इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, कि इनके फोकल लेंथ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ सी डी का रेशियो क्या होगा। पहली चीज इसने ये पूछी है। स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। बताओ कौन सा आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। अब सही आ रही है बेटा आवाज सबको? अब सही आ रही होगी बच्चों आवाज सबको, है ना? कि अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। बेटा बेंजामिन, आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। अंशराज, आपने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा है। नहीं नहीं बच्चे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। माइक प्रॉब्लम अब भी देखो आपको आ रही है क्या वापस? चलिए, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो, जिन जिन ने ये लिखा है कि ये 2:1 है, उनका आंसर ही गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, 1:1। कैसे आएगा? देखो एक बात बताओ, अपन क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्फीयर जिसका मिरर हिस्सा था, उसका रेडियस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, चाहे ए बी मिरर हो चाहे सी डी मिरर हो, दोनों का स्फीयर तो सेम ही है, तो जाहिर सी बात है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, सेम। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बी बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सी डी बाय 2।
इस बाय टू और इस बाय टू को मैं उड़ा दूं तो सीधा सीधा आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए बी अपॉन रेडियस ऑफ सी डी, कर्वेचर का। अब दोनों अगर सेम ही स्फीयर के हिस्से हैं तो जाहिर सी बात है दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम। तो ये आर अपॉन आर आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि इसके फोकल लेंथ का क्या रेशियो होगा, द रेशियो वुड बी 1:1, विच इज करेक्ट। बार अगर वापस आए तो मुझे बता दें, फिर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। चलिए, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। अब उसने पूछा है स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ए बी है कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, और ए सी है, सी डी है कॉनकेव मिरर क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, ए बी। क्यों, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है और एक्चुअली में ये रेज ऑफ लाइट को कभी मूव कर मिला ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारे अब लाइव के हम आखिरी कुछ दो चार क्वेश्चंस पर ही आ गए हैं। ठीक है, एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है बेटा। अब आ रही है आपको आवाज सबको, चलिए सब जने अब केस स्टडी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बताओ अब आवाज सही है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। अ टेक्नीशियन इज सेटिंग अप get a sharp highly enlarged image on a screen 10 meters away। ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं जो अपने स्कूल में आपने एवी रूम्स में प्रोजेक्टर्स वगैरह देखे होंगे, उसमें हाईली एनलार्ज्ड इमेज जो है वो बनती है। ठीक है, तो उसने बोला है टू गेट अ शार्प हाईली एनलार्ज्ड इमेज ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर्स अवे, 10 मीटर की दूरी पर है। ही एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रिलेटिव टू अ स्मॉल फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप मतलब जो एक स्ट्रिप होती है ना, जो एक रोल होता है जिसमें बेसिकली इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस चलती हैं और उसके बाद आपकी जो है वो इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसने ये पूछा है कि इसने ये केस स्टडी में क्या बोला, एक टेक्नीशियन है जो सिनेमा प्रोजेक्टर को सेटअप कर रहा है, एक शार्प हाईली एनलार्ज्ड इमेज चाहिए उसको एक स्क्रीन पर जो कि कितनी दूर है उससे, 10 मीटर की दूरी पर है। वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक पतली सी स्ट्रिप को जो है एडजस्ट करता है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन है सिंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज इट रियल और इनवर्ट और वर्चुअल। एक बात बताओ, स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। बेटा जाहिर सी बात है तुम सब जने एक ही बात कहोगे कि सर इन स्क्रीन पर अगर इमेज बन रही है तो वो कौन सी बनेगी, रियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल इमेज। ठीक है, द इमेज विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन इज रियल इमेज एंड हेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इन दिस केस इज रियल इमेज। ठीक है, वेयर शुड द फिल्म बी प्लेस टू गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज। रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्निफाइड इमेज पाने के लिए अपन कहाँ रखेंगे, नियर द फोकस। ठीक है, F1। ठीक है, कहां पर, बिटवीन सी एंड F1, या अपन सी की जगह यहां लिख देंगे क्या, टू F1 एंड सी। F1 देखो, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहाँ पर आ गया 2F1, यहाँ आ गया F1, यहाँ आ गया F2, यहाँ आ गया 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपन 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे और वो भी कहाँ रखेंगे, F1 के सबसे ज्यादा नजदीक। क्यों, क्योंकि जितना F1 के पास होगा इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि हम अगर हाईली एनलार्ज्ड इमेज चाहिए रियल इन्वर्टेड तो कहाँ रखना चाहिए, F1 के नजदीक। F1 के नजदीक इस तरफ नहीं, कहाँ रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में होगी, लेकिन ये F1 के थोड़ा पास होगी। ठीक है, बेटा सुरेंद्र अब तो अभी भी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या।
हेलो बेटा पंकज, हेलो बेटा फोकस। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट, इफ द इमेज इज 50 टाइम्स द साइज ऑफ द फिल्म स्ट्रिप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन? कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन अगर देखो स्ट्रिप के साइज के रिस्पेक्ट में, मतलब जो स्ट्रिप का साइज है वो मान लो एच है, तो जो इमेज बन रही है एच डैश वो इसके 50 गुना है। तो इसने मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? माइनस का 50। -50 क्यों आएगा? -50 इसलिए आएगा क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट, इफ द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ +20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पार इन डायोप्टर। अगर एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर है तो उसकी पार निकालनी है। तो अपन को ने पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था, पार इज इक्वल्स टू 1/f। अब एक चीज जो हमें याद रखनी है कि f की वैल्यू यहाँ पर किस में रखनी है? मीटर्स में रखनी है, सेंटीमीटर्स में नहीं रखनी है। तो जाहिर सी बात है कि कितना आएगा? 1/0.2। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर 10 आ गया, तो पावर ऑफ लेंस कितनी आ जाएगी? 5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए। क्या 50 आ रहा है बच्चे? 5 डायोप्टर आएगी बेटा, 50 नहीं आएगी। 50 कैसे आएगी बच्चे? इट वुड बी, देखो इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर आएगा। अब 1/0.2 करो तो कितना आएगा बेटा? 5 डायोप्टर आएगा ना। ठीक है, ध्यान रखो। हाँ बेटा, ये अगर एग्जाम में पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके बाद है 5 मार्क क्वेश्चंस। 5 मार्क क्वेश्चंस बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इसमें हाईली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको इसके अंदर सारी छोटी छोटी बातें लिखनी होती है। अच्छा, वो 50 मैग्निफिकेशन थी, ओके सॉरी सॉरी बच्चे, 50 मैग्निफिकेशन थी लेकिन उसके आगे माइनस साइन भी आएगा, -50 आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, बात सेम ही है। तो अगर किसी मीडियम के लिए आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो अपन बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू बराबर कितना आता है अपने पास? C/V। हाउ इज इट रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? दिस इज इट, it is related to the speed of light in vacuum in this way। ठीक है, draw a labeled ray diagram of the path of ray of light passing through a rectangular glass slab। mark the angle of incidence, angle of reflection, angle of emergence and lateral displacement। चलो बेटा फटाक से बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये बन गई ग्लास स्लैब, यहाँ लिख दिया एयर, यहाँ लिख दिया ग्लास। ठीक है, फिर बनाते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे नॉर्मल, ये बनाई नॉर्मल। ठीक है, अब एक आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आई इधर ऐसे। अब जाहिर सी बात है ग्लास एयर से ग्लास में आ रही तो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? तो बेटा बोलोगे आप घट रही है। जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, या मतलब स्पीड की जो स्पीड है लाइट की वो घटती है, तो हमेशा कहाँ शिफ्ट होती है? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो ये कहाँ आ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये इस पॉइंट, जिस पॉइंट से ये बाहर जाएगी, इस पॉइंट पे फिर अपन क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल बनाएंगे, ये बन गया नॉर्मल अपना। ठीक है, ये अपना नॉर्मल बन गया। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी, अब ये कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर शिफ्ट हो जाएगी कुछ ऐसे। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये दोनों रेज आपस में क्या हो रही हैं? पैरेलल। तो सबसे पहले चीज अपन क्या बनाएंगे? रे एरोज। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है,
इसका नाम क्या है? ये है अपनी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये है अपनी रिफ्रैक्टेड रे। और इसको क्या नाम देते हैं अपन? एमरजेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आई, ये एंगल आर और ये एंगल ई। और अपन यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ई इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, और लेटरल शिफ्ट कहाँ होता है? लेटरल शिफ्ट होता है ये, इसने बोला है ना अपन को कि क्या क्या मार्क करना था। इसने अपन को क्या क्या बोला था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज डी, और यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या? डी जो है वो क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर आखिरी चीज इसने क्या पूछी है? प्रूव दैट फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? इसका प्रूफ करना बहुत ही आसान है। इसका प्रूफ अपन कैसे कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। व्हाई इज इट ऑलवेज इक्वल? क्यों? क्योंकि जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करती है तो जितनी शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ग्लास से एयर में वापस जाने पर उतनी ही कहाँ हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये शिफ्टिंग क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इक्वल अमाउंट में होती है। इस कारण से होता क्या है, लाइट अपने पाथ से तो शिफ्ट हो जाती है लेकिन उसके एंगल में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इंसिडेंट और इमरजेंट रे दोनों आपस में क्या रहती है? हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, शाबाश बेटा बेंजामिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने अंशराज आंसर दिए हैं, शाबाश, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real enlarged image? Draw the ray diagram। तो कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करें? 2f1 और f1 के बीच में, जिससे कि रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसका रे डायग्राम अपन बना सकते हैं। अगला, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो इसने क्या बोल रखा है? एक 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसने ऑब्जेक्ट की हाइट दी है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ भी अपन को गिवन है, कितनी है? 12। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18। इसने ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दे रखी है? 18। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बट इससे पहले जो अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करा था ना, जिसके अंदर अपन ने गिवन लिखा था, टू फाइंड लिखा था, फॉर्मूला यूज लिखा था, वो सब आपको लिखना है। एक काम करता हूँ, मैं आपको फटाक से लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में सबसे पहली चीज अपन को गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अपन को क्या दिया है? फोकल लेंथ विच इज 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अपन पॉजिटिव लेंगे तो +12 रख देंगे। ठीक है, अगला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? u बराबर 18 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी चीज के सामने रखें, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, और कोई से भी प्रकार का हो, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब इसने फाइंड क्या करने को बोला है? वी हैव टू फाइंड, पहली चीज इसने बोली है ए पार्ट। अब इसमें पार्ट वाइज दिया है तो अपन पार्ट वाइज ही करेंगे। और इसके अंदर, सॉरी, इसने रोमन में 1 लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे रोमन का 1, एंड यहाँ पर है v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लिखते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला।
1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 12 बराबर 1 अपॉन वी तो मुझे निकालना है, माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 18। यार एक बात बताओ, देखो फोकल लेंथ है 12, तो जाहिर सी बात है 2f कितना हो जाएगा, 24। ऑब्जेक्ट का रखा है 18 पे, मतलब ये कहाँ रखा है, 2f1 और f1 के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आना चाहिए, 24 से ज्यादा आना चाहिए, तभी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। बेटा अंशराज कुछ गड़बड़ है, देखो देखो 0.4, और इसकी ये कैसे आ सकती है, ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 और f1 के बीच में, तो रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और वो भी बनेगी 2f2 के आगे। 2f2 के आगे मतलब 24 से बड़ी वैल्यू आएगी आपकी v की, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी। एक बार चेक करो फटाफट, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/12 बराबर 1/v प्लस 1/18। ठीक है, 1/v बराबर आ जाएगा कितना, 1/12 माइनस 1/18। 1/v बराबर 18 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का जो वो आएगा, सॉरी 18 नहीं आएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। ठीक है, 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3 बार। 18 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 1/v बराबर आ गया 1/36। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है बच्चों 36 सेंटीमीटर। आपकी 7.2 इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा होगा प्लस, यहाँ पर प्लस दिया होगा तो यह आया होगा माइनस, यहाँ आया होगा प्लस, और ये 3 + 2 5 हुआ होगा, 36/5 बिल्कुल 7.5 होता है, 7.2 होता है। ठीक है, तो अगली बार इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ये लेंस है, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस लगेगा। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे क्रिएट करते हैं और हमेशा उनके नंबर कटते हैं। तो मिरर से, मिरर एम से शुरू होता है, माइनस एम से शुरू होता है, लेकिन ये साथ में नहीं आएंगे, एम एम कभी साथ में नहीं आएंगे फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में हमेशा प्लस लगेगा, लेंस फॉर्मूला में हमेशा माइनस लगेगा, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 36। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो उसने पूछी है वो अपन से पूछी है, द साइज ऑफ द इमेज एच डैश। एच डैश पूछा है अपन से, एच डैश के क्वेश्चन मार्क है सेकंड पार्ट में। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब बेटा ये याद रखना, यहाँ पर v अपॉन यू सीधा सीधा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये लेंस है। मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ +v/u, m बराबर v अपॉन यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बराबर किसके हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। v की वैल्यू अभी निकाली कितनी है, 36, u की वैल्यू कितनी थी, -18। ये बराबर हाइट ऑफ इमेज तो मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखा है 10। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2 × 10 दैट इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई मेरे पास कितनी, -20 सेंटीमीटर, और माइनस में आनी भी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज की हाइट आना आपने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएंगे, नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, लास्ट इसने क्या पूछा था, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लास्ट थर्ड, अलग अलग ऊपर फॉर्मूला लिखे, सीधे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन आ गया -20 डिवाइडेड बाय 10, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई माइनस। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा जिसके अंदर अपन ने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें क्या क्या फाइंड आउट करनी है वो लिखा, सबके फॉर्मूलाज लिखे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और फिर आंसर निकाला। अब एक चीज जो आप लोगों ने गलत करी है जिसके कारण गड़बड़ हुई है वो ये है कि आप लोगों ने लेंस में भी मिरर फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगाने की जगह इधर क्या लगा दिया, प्लस। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u आता है और मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u आता है, बाकी सब कुछ सही है। चलिए, तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो है आज डिस्कस करें।
ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अराउंड ही सारे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। और कॉन्सेप्ट में आपने मेजरली क्या काम देखा, क्या सबसे ज्यादा काम आया, आपके इमेज डायग्राम। इमेज डायग्राम कैसे बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा काम का है, और उसके साथ साथ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बस वो। तो इस चीज का ध्यान रखना। शाबाश बेटा बेंजामिन, बिल्कुल आपका आंसर सही आया है। नाउ आज के लिए ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट जब भी फिजिक्स की क्लास होगी, माइट बी पॉसिबल इट वुड बी ऑन संडे। सो नेक्स्ट जब भी फिजिक्स की क्लास होगी उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए संडे, एंड आपको पता ही है हर रोज 11 बजे आपका लाइव हो ही रहा है। कल जो है, कल आपका मैथ्स का लाइव क्लास होगा, तो बी प्रेजेंट इन दैट क्लास एज वेल। एंड थैंक यू सो मच बच्चों।